वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वेगनर फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन आर meaningful understanding of continental drift theory, knowledge of supercontinent Pangaea and superocean Panthalassa, evidences related to continental drift theory, meaning of tillite and placer deposit, understanding of forces responsible for continental drift, for example, polar filling force, tidal force. You know that continents cover 29% of the surface of the earth and the remainder is under ओशनिक वाटर्स। आप सभी को पता है हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और वाटर के एबंडेंस के कारण एंड द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के कारण पानी हमें नीला दिखता है। और टोटल अर्थ में अगर आप देखें तो 71% जो प्रोपोर्शन है वो वाटर है एंड ओनली 29% जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, लैंड है। द पोजिशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस बॉडीज एज वी सी देम इन द मैप हैव नॉट बीन द सेम इन द पास्ट। अगर हम इस टॉपिक को समझने के लिए हम अगर कुछ यहाँ पे इमेजेस का यूज़ करें, आप इस इमेज को अगर देखें ध्यान से, फिगर 4.4 को अगर आप देखें तो ये आपको आज के कॉन्टिनेंट का और ओशन का आपको एक रिलेटिव पोजीशन जनरली दिखेगा। लेकिन अगर आप इससे ऊपर वाले इमेज को अगर आप देखें जो आज से 120 मिलियन ईयर्स एगो को दिखाता है, तो यहाँ पे आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो सारे इकट्ठे एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में दिखता है। अगर हम और थोड़े पुराने समय की ओर जाएं 420 मिलियन ईयर्स एगो अगर देखें तो यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल भी डिफरेंट दिखता है। Moreover, it is now a well accepted fact that oceans and continents will not continue to enjoy their present position in times to come। आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का पोजीशन प्रेजेंट के अकॉर्डिंग नहीं था। इसका मतलब ये भी है कि आने वाले फ्यूचर में भी कॉन्टिनेंट्स और ओशन के रिलेटिव पोजीशन चेंज होते रहेंगे और इसे एक वेल एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट की तरह स्वीकार कर लिया गया है। If this is so, the question arises what were their position in the past? Why and how do they change their positions? If it is true that the continents and oceans have changed and are changing their position, you may wonder as to how scientists know this, how we have determined. So अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। Observe the shape of the coastline of the Atlantic Ocean. You will be surprised by the symmetry of the coastline on either side of the ocean. इसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करिए। इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स आपको आपस में मिले हुए दिखेंगे, या अगर कुछ यूँ कहें कि कॉन्टिनेंट्स के मार्जिनल एरिया को हम दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ अगर फिट करना चाहें तो वो इजीली वहाँ पे फिट हो जाएगा। अगर आप अफ्रीका के शेप को देखें, अगर अफ्रीका के अगर आप वेस्टर्न को देखें तो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट को हम साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ ईजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो इनके द्वारा ये पता लग रहा है कि हो सकता है आज से लाखों करोड़ों साल पहले ये आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइट हो, जुड़े हुए हों। अब इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग आप देख सकते हैं यहाँ पे सऊदी अरेबियन पेनिनसुला को, इसके साथ ही आप यहाँ पे इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट को आप देख सक रहे हैं, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, इन सभी एरियाज़ के एक साथ रहने का यहाँ पे एक ही मतलब दिखता है कि इनमें बहुत सारी सिमेट्री दिखती है और इनके शेप से, इनके मार्जिनल या इनके कोस्टल एरिया के शेप से ये बात पता चल रही है कि बहुत सारी कोस्टल सिमेट्री दिखती है जो आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इनके यूनाइट होने का हमारे पास एक साइंटिफिक एविडेंस रखता है यहाँ पे। नो wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility to the two Americans, Europe and Africa
टू बी वंस ज्वाइन टुगेदर। इसके आधार पर यह माना गया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका आज से कई सौ साल पहले या हजारों लाखों करोड़ों साल पहले एक साथ रहे होंगे। फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस इट वॉज अब्राहम ऑटिलियस a Dutch map maker or cartographer who first proposed such a possibility as early as 1596 सबसे पहली बार जो डच मैप मेकर थे अब्राहम ओटिलियस ने इस आइडिया को सबसे पहली बार प्रेजेंट किया 1596 में। एंटोनियो पेलिग्रिनी ड्रू अ मैप शोविंग द 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। तो देखिए सबसे पहली बार अब्राहम ओटिलियस ने इस जो एक डच मैप मेकर थे उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया, इस आइडिया को रखा कि हो सकता है इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन सबसे पहली बार 3 कॉन्टिनेंट्स को यूनाइट करके जो सबसे पहली बार जो मैप ड्रॉ किया वो किन्होंने किया, एंटोनियो पेलिग्रिनी। हाउएवर इट वाज, यद्यपि ये एल्फ्रेड वैगनर थे, हाउएवर एल्फ्रेड वैगनर अ German meteorologist who put forth a comprehensive argument in the form of the continental drift theory in 1912. This was regarding the distribution of the oceans and continents. कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि सबसे पहली बार कॉम्प्रिहेंसिवली इन 1912 में एल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को साइंटिफिकली सभी के सामने रखा। लेकिन उसके पहले हमने यहाँ पे 2 लोगों का नाम डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज अब्राहम ओटिलियस एंड द सेकंड वन इज एंटोनियो पेलिग्रिनी, जिन्होंने इससे रिलेटेड चीज़ों को शुरुआती तौर पर सभी के सामने रखा। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वैगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल continental mass, a mega ocean surrounded by the same. The super continent was named Pangaea, which meant all earth. The mega ocean was called Panthalassa. तो पेंगिया की बात करें और पेंथलासा की बात करें, ये दोनों ग्रीक टर्म से निकल के बना है यहाँ पे। अब देखिए इस स्लाइड के द्वारा आप इसे और बेहतर तरीके से समझिए। यहाँ पे पेंगिया जिसे एल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा, सुपर कॉन्टिनेंट। पेंथलासा जिसे एल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा, सुपर ओशन और मेगा ओशन। अब पेंगिया को देखें तो पैन का ग्रीक में मतलब होता है ऑल और गिया का मतलब होता है अर्थ। सो ऑल अर्थ के लिए एल्फ्रेड वैगनर ने जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया दिस इज पेंगिया। और इसी पेंगिया को चारों ओर से जिस मेगा ओशन ने कवर कर रखा था उसे क्या कहा उन्होंने, पेंथलासा। सो पैन मीन्स ऑल और थालासा मीन्स ओशन। इन ग्रीक दोनों का मतलब क्या होता है, मेगा ओशन और वाटर बॉडी। आप इसे इस इमेज के द्वारा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह आपको यूनाइट दिख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और यहाँ पे और भी एशिया और यूरोप के ब्रॉडर पार्ट को या नॉर्दर्न पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पेंगिया के फॉर्म में, ये सारे आपको पेंगिया के फॉर्म में यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके चारों ओर की जो ये वाटर बॉडी है, इसके चारों ओर की जो ये वाटर बॉडी है, इसे एल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा, पेंथलासा। और इस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने क्या कहा, पेंगिया। इसे आप इस स्लाइड के द्वारा भी और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जैसे बताया हुआ है यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। और आप इसके पोजीशन को, अगर आप पेंगिया के पोजीशन को देखें तो एंटार्क्टिका को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, इंडिया को देखिए, तो ये पोल वर्ल्ड एरिया में या साउथ पोल वर्ल्ड एरिया में आपको ये लोकेटेड दिखेगा। और अभी हम लोग थोड़ी देर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे ये नॉर्थ वर्ड इसका ड्रिफ्टिंग होता है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कैसे वेस्ट वर्ड ड्रिफ्टिंग होता है। आगे देखें, meaning all water. He argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split. 200 million years ago, supercontinent दो भागों में टूटा। Pangaea first broke into two large continental masses as Laurasia and
गोंडवाना लैंड। तो पेंगिया दो भागों में स्प्लिट हो रहा है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को लोरेशिया और अंगारा लैंड कहा गया और सदर्न मोस्ट पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया यहाँ पे। Subsequently, Laurasia and Gondwanaland continued to break into various smaller continents that exist today. A variety of evidences was offered in support of the continental drift theory. Some of these are given below. मैं दोबारा आपको मैप में ले जा रहा हूँ। अब इस मैप को आप एक बार ध्यान से देखिए। इसमें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, आप यहाँ पे लोरेशिया को देख पा रहे हैं, और जो सदर्न पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेंगिया सबसे पहले दो भागों में टूटा। द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इज लोरेशिया और अंगारा लैंड एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट इज गोंडवाना लैंड। तो आप लोरेशिया में देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ये लोरेशिया के इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अगर गोंडवाना लैंड की बात करें, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और दोनों के बीच जब पेंगिया दो भागों में टूटा तो दोनों के बीच का जो एक शैलो वाटर बॉडी, हमने उसी को क्या कहा, टेथिस सी। क्या कहा हमने, टेथिस सी। अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि टेथिस सी के नॉर्थ में और साउथ में कौन कौन से दो बड़े लैंड मासेस थे, तो इन द नॉर्थ अंगारा लैंड और लोरेशिया एंड इन द साउथ गोंडवाना लैंड। और आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि इस पूरे सुपर कॉन्टिनेंट और पेंगिया के चारों ओर जो वाटर बॉडी थी उसी का नाम क्या था, पेंथलासा। क्या नाम था, पेंथलासा। अब देखिए अब कौन कौन से एविडेंस हमने ये तो बता दिया कि आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में, जिसे वेगनर ने पेंगिया कहा, उसके चारों ओर मेगा ओशन लाइक वाटर बॉडी जिसे उन्होंने पेंथलासा कहा। लेकिन हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट तब करते हैं जब हमारे पास उससे रिलेटेड एविडेंसेस हो। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर साइंटिफिकली ये प्रूफ होता है कि आज से हजारों लाखों साल पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में थे और फिर वो धीरे धीरे करके टूट के अलग हुए, और अभी भी उनका रिलेटिव पोजीशन है ना, अगर कॉन्टिनेंट की बात करें और ओशन की बात करें, इन दोनों का रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के संदर्भ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो किस किस प्रकार के एविडेंसेस को यहां पे डिस्कस करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इज द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स को हम कई बार जुंटा पोजीशन या कई बार जिक्सॉ फिट भी कहते हैं। आप इस जिक्सॉ फिट को आप इस इमेज के द्वारा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए। इसमें समझिए, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट को देखें और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट को देखें, तो दोनों को जैसे हम लोग कई बार पजल वगैरह खेलते हैं जिसमें कुछ कटआउट लेटर्स को, कुछ कटआउट शेप्स को हम लोग मिलाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के साथ वहाँ पे। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट को और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट को हम इजीली एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ये दोनों में एक प्रकार की सिमेट्रिकल फीचर पाया जाता है कि दोनों कॉन्टिनेंट को जैसे अगर हम दोनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इसी को जिक्सॉ फिट या जुंटा पोजीशन कहते हैं। कौन सी बातें लिखी हुई इसमें, इट इज likely that the first clue that the continents were once joined together came from the close fit between the west coast of Africa and the east coast of South America. Studies have shown that the fit between the continents is actually in the range of 95% along the कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि 95% तक साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कोस्ट को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो जो जिक्सॉ फिट या जुंटा पोजीशन ने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक क्लू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के फेवर में रखा कि आज से हजारों लाखों साल पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहे होंगे। द शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका facing each other have a remarkable and unmistakable match. It may be noted that a map produced using a computer program to find the best fit on the Atlantic margin was presented by Bullard in 1964. It proved to be quite perfect. The match was tried at 1000 fathom line instead of the present
शोर लाइन। तो सबसे पहली बार बुलार्ड ने इस चीज को रखा और ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सबसे पहला साइंटिफिक एविडेंस जिग्सॉ फीट या जुंटा पोजीशन के फॉर्म में हमें दिखता है। द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस वाज रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। अक्रॉस द ओशन का मतलब क्या है कि अभी आप प्रेजेंट अगर पोजीशन में देखें तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में हमें अटलांटिक ओशन या साउथ अटलांटिक ओशन का हमें एक वास्ट एक्सपेंशन दिखता है और ये दोनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। तो इसका मतलब क्या, हजारों किलोमीटर दूर के बाद भी अगर दोनों कॉन्टिनेंट में एक ही फीचर, एक ही टाइम, एक ही नेचर के, एक ही प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रॉक्स का अगर प्रेजेंस है तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है वो कभी एक साथ रहे हो और बाद में ड्रिफ्टिंग के कारण एक ही रॉक दो अलग अलग भागों में, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग methods developed in the recent period have facilitated correlating the rock formation from different continents across the vast ocean. The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from Western Africa. The earliest marine deposits along the coastline of South America and Africa are the Jurassic age. Jurassic की बात करें, Triassic, Jurassic, Cretaceous, they all are the geological division of the Earth's past. This suggests that the oceans didn't exist prior to that time. अब देखिए यहाँ पे दो तीन बातें समझने की कोशिश करिए। हम साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को एक दूसरे के साथ फिट कर सकते हैं, उसे हमने क्या बोला, जिग्सॉ फिट बोला या जुंटा पोजीशन बोला। इसके अलावा कुछ ऐसे एविडेंसेस भी हैं, जैसे अगर हम लोग बोलें कि साउथ अमेरिका को अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील वाला पार्ट है वहाँ पे हमें एंशियंट रॉक्स मिलते हैं, लेकिन अगर अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में देखें तो वहाँ पे हमें एक जगह दिखता घाना, और घाना को हम लोग गोल्ड कोस्ट कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत समय पहले से वहाँ पे गोल्ड पाया जाता रहा है, लेकिन वहाँ पे उस गोल्ड को पाए जाने की कोई रॉक्स के एविडेंसेस हमें घाना कोस्ट के आसपास के एरियाज में नहीं दिखते हैं, बल्कि उस प्रकार के रॉक्स का प्रेजेंस हमें साउथ अमेरिका के ब्राज़ील वाले कोस्ट में दिखते हैं। तो ब्राज़ील वाले कोस्ट में रॉक हैं, लेकिन उस रॉक से रिलेटेड जो गोल्ड है एज अ प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में हमें घाना या अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में मिल रहे थे। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि साउथ अमेरिका का कोस्ट और अफ्रीका ये दोनों आपस में कभी एक रहे होंगे और बाद में ड्रिफ्टिंग के कारण ये एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब देखिए यहाँ पे जुरासिक एज के आधार पे भी इस बात का एविडेंस मिलता है कि जुरासिक एज से पहले ये दोनों यूनाइट थे, इन दोनों का स्प्लिट फॉर्म हमें जनरली नहीं दिखता था। ये भी एक बहुत बड़ा हमें एविडेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के फेवर में जाता हुआ दिखता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस अ टाइप ऑफ रॉक, दिस इज टिलाइट। टिलाइट बेसिकली ग्लेशियल डिपॉजिट से बनने वाला एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है। अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterpart in 6 different landmasses of the southern hemisphere. At the base, the system has thick tillite indicating extensive and prolonged glaciation. हमने थोड़ी देर पहले जब हमने पेंगिया के मैप को हमने देखा अर्थ में, तो हमने क्या बताया कि इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ये सभी पेंगिया के यूनाइट पार्ट का पार्ट थे और ये साउथ पोल वाले पार्ट में थे और इनका नॉर्थ की ओर ड्रिफ्टिंग हुआ है। तो टिलाइट की बात करें, चूंकि साउथ पोल में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे ग्लेशियल डिपॉजिट्स के कारण इस प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा और आज ये ड्रिफ्टिंग के कारण जो प्रेजेंट जगह पे है तो वहाँ पे इस प्रकार के रॉक्स का प्रेजेंस और इस प्रकार के रॉक्स का इंडिया के साथ साथ गोंडवाना लैंड के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंस ये दिखाता है कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स कभी इंडिया के साथ या पेंगिया के सदर्न स्प्लिट या गोंडवाना लैंड का ही पार्ट रहा होगा। काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका। साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग में एक आइलैंड दिखता है, फॉकलैंड आइलैंड। मेडागास्कर अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में एक आइलैंड दिखता है, मेडागास्कर। साउथ पोल के पास जो एक वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से सबसे फेमस जो कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका and Australia besides India. Overall resemblance of the Gondwana
type sediments clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar histories. The glacial tillite provides an ambiguous evidence of पेलियो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जो पुराने क्लाइमेट का एविडेंस, पेलियो का मतलब ही ओल्ड होता है, जो पेलियो क्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। ये सभी कॉन्टिनेंट जब तक एक जगह पे नहीं रहे होंगे, एक ही प्रकार के पुराने क्लाइमेट के एविडेंस को दिखाते हैं, उससे जुड़े हुए सेडिमेंट्री रॉक फॉर एग्जांपल टिलाइट के डिपॉजिट्स को दिखाते हैं, तो इससे ये साइंटिफिकली प्रूफ एविडेंस हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के फेवर में जाता है कि ये सभी कभी एक साथ एक सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट के फॉर्म में रहे होंगे। द नेक्स्ट वन इज प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये अलग से 3 मार्कर सेगमेंट में भी पूछा जाता है। लेकिन प्लेसर डिपॉजिट का मतलब क्या है पहले इसे ध्यान से समझिए। प्लेसर डिपॉजिट नेचुरल concentration of heavy minerals caused by the effect of gravity on moving particles. When heavy stable minerals are freed from their matrix by weathering process, they are slowly washed downslope into streams that quickly winnow the lighter matrix. Thus the heavy minerals become concentrated in stream, beach and lag residual gravel and coastline workable ore deposits. Like minerals that formed placer deposits have high specific gravity, are chemically resistant to weathering and are durable. Such minerals include gold, platinum, magnetite, native copper, monazite and various जेमस्टोन्स। इसे आप इस इमेज के द्वारा और बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। ये कोई एरिया है, अपलैंड एरिया है, कोई रॉक वगैरह होगा और यहाँ पे रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, चट्टानें टूट रही हैं। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब ही होता है वेदरिंग होना, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद मास वेस्टिंग के कारण, लैंडस्लाइड के कारण या कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट लाइक विंड, लाइक रिवर, अगर उन डिब्रीज को या उन वेदर्ड मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और रिवर बेड के अलोंग या किसी भी स्ट्रीम के अलोंग या किसी भी वैली फ्लोर में अगर उसका डिपोजिशन हो जाता है ना, हम जनरली इसे ही क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। और प्लेसर डिपॉजिट से जिस जिस प्रकार के मिनरल्स के जनरली पाए जाते हैं, उसमें टीन की बात करें, गोल्ड की बात करें, मैग्नेटाइट की बात करें, कॉपर की बात करें, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो ये है प्लेसर डिपॉजिट का मतलब। अब देखिए प्लेसर डिपॉजिट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के फेवर में देता है। द अकरेंस ऑफ, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वहाँ पे ब्राज़ील के कोस्ट के अलोंग को हमने अफ्रीका के कोस्ट से जोड़ते हुए इन्हीं बातों को देखिए यहाँ पे बताया गया है। द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट। घाना कोस्ट कहाँ पे दिखता है? अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में। एंड द एब्सोल्यूट absence of source rock in the region is an amazing fact. The gold bearing veins का मतलब क्या होता है? एक होता है वेंस, एक होता है लोड्स। अगर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो मिनरल्स बनते हैं वो वेंस के फॉर्म में और लोड्स के फॉर्म में। वेंस का मतलब क्या होता है? जब वो पतले शीट के फॉर्म में होते हैं तो उसे वेंस कहते हैं, और जब वो थिकर होते हैं, हैवी शीट के फॉर्म में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लोड्स कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 10 में ऑलरेडी ज्योग्राफी के चैप्टर में मिनरल्स वाले सेगमेंट में पढ़ रखा है। यहाँ पे द गोल्ड बियरिंग वेंस आर इन ब्राज़ील एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ द घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू, और ब्राज़िलियट्स भी से कई बार कहते हैं। ब्राज़ील प्लेटू को हम कई बार ब्राज़िलियट्स भी कहते हैं। व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि अफ्रीका के घाना कोस्ट के अलोंग गोल्ड पाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे गोल्ड जिस प्रकार के रॉक में पाया था उसका कोई भी प्रेजेंस, कोई भी वहाँ पे हमें उसका एविडेंस नहीं दिखता। वो रॉक हमें साउथ अमेरिका के कोस्ट के अलोंग ब्राज़ील प्लेटू या ब्राज़िलियट्स में दिखते हैं। द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स का मतलब ही होता है प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी रेजिडुअल पार्ट्स जो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अलोंग देखे जाते हैं। आप लोगों ने 3 टाइप के रॉक्स को पढ़ा होगा, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, और उसमें सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमें फॉसिल या लाइफ के एविडेंसेस जनरली दिखते हैं। यहाँ पे व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स adapted to living on land or in fresh water
आर फाउंड इन ईदर साइड ऑफ द मरीन, मरीन का मतलब क्या, रिलेटेड टू ओशन और सी, मरीन बैरियर्स, अ प्रॉब्लम अराइजेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो इस इमेज में आपको उन सभी बातों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको इसमें बहुत सारे समुद्री जीव जंतु आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे साइनोगैथोरस दिख रहा है, यहाँ पे मेसोरोस्पस दिख रहा है, यहाँ पे ग्लोसोप्टेरस वनस्पतियाँ वगैरह दिख रही है। तो ये सारे वेजिटेशंस की बात करें, ये सभी एक साथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडर पार्ट में पाए जाते हैं। लेकिन ये सारे कॉन्टिनेंट्स आज एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर दिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कभी यूनाइटली एक साथ रहे होंगे, और इस प्रकार के एनिमल की बात करें, फ्लोरा की बात करें, फौना की बात करें, ये सारे एक साथ इस रीजन में हो सकता है वो पाए जाते हों। लेकिन ड्रिफ्टिंग के कारण उनके एविडेंसेस को आज हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे से होने के बावजूद भी हम इन कॉन्टिनेंट्स में एज एन एविडेंस पाते हैं। यहाँ पे द ऑब्जर्वेशंस दैट, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा एक देखिए टर्म आ रहा है लेमूर्स, एक टर्म क्या आ रहा है, लेमूर्स, और इसी के आधार पे एक नाम आएगा लेमुरिया, है ना। लेमूर अकर्स इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका। अगर लेमूर की बात करें, ये इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में इसके अवलोकन हमें जनरली दिखते हैं, है ना। लेकिन और इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म आता लेमुरिया। तो लेमुरिया किन तीन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के कहा गया, या कौन तीन लैंड को जोड़ के कहा गया? फर्स्ट वन इज इंडिया, देन मेडागास्कर एंड अफ्रीका, लिंकिंग दीज थ्री लैंड मासेस। मेसोरस was a small reptile adapted to shallow brackish water। एक स्मॉल रेप्टाइल था जो कम गहरे ब्रैकिश पानी में रहता था। द स्केलेटन्स, इनकी जो हड्डियां, द स्केलेटन्स ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन टू लोकेलिटीज, सदर्न केप प्रोविंस, सदर्न केप प्रोविंस जो जनरली साउथ अफ्रीका के केप प्रोविंस में या साउथ अमेरिका के फार कोस्टल एरिया में दिखता है, एंड द इरेवार फॉर्मेशंस ऑफ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के इरेवार फॉर्मेशन में और साउथ अफ्रीका के सदर्न के प्रोविंस में हमें इनके स्केलेटन्स या मेसोरस के स्केलेटन्स दिखते हैं। एंड द टू लोकेलिटीज प्रेजेंटली आर 4800 किलोमीटर अपार्ट विद एन ओशन इन बिटवीन देम। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें और अगर आप ब्राज़ील को देखें तो एक साउथ अमेरिका में है, एक अफ्रीका में, और दोनों के बीच में 5000 किलोमीटर का वास्ट ओशनिक स्ट्रेच हमें दिखता है। लेकिन यहाँ पे मेसोरस जो एक शैलो ब्रैकिश वाटर में पाया जाने वाला रेप्टाइल था, उसके एविडेंसेस का दोनों कॉन्टिनेंट में पाया जाना इस बात को प्रूव करता है और स्ट्रांगली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के फेवर में एविडेंसेस को कलेक्ट कराता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स कभी एक दूसरे के पार्ट रहे होंगे, या गोंडवाना के पार्ट, या कहीं ना कहीं पिंग या सुपर कॉन्टिनेंट का एक इंटीग्रल पार्ट रहा होगा। तो दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है फ्लो करना, लेकिन फ्लो कोई भी चीज़ तभी करेगी जब वहाँ पे एनर्जी होगी, जब वहाँ पे किसी प्रकार की ऊर्जा होगी। तो वो एनर्जी आई कहाँ से? इतने बड़े बड़े लैंड मास में फ्लो या ड्रिफ्टिंग किसी बिना मजबूत स्ट्रॉन्ग फोर्स के बिना नहीं हुआ होगा। तो उन्हीं दोनों इंपॉर्टेंट फोर्सेस को हम इस सेगमेंट में स्टडी करने वाले हैं। वैगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग of the continents was caused by two type of force. First one is pole fleeing force. Flee का मतलब होता है रन अवे करना, pole fleeing force, and the second one is tidal force। तो पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, इन दोनों को एल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के लिए, उनके मूवमेंट के लिए क्या माना? रिस्पॉन्सिबल माना। द पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर। बल्ज का मतलब होता है स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम अर्थ के इमेज को अगर मैं यहाँ पे या उसके अगर डायग्राम ऐसे करके मैं ड्रॉ करूँ, तो अगर इस वाले भाग को देखिए, इसके 0 डिग्री वाले भाग को देखिए, तो यहाँ पे आपको एक प्रकार का उभार दिखेगा, इसी को बल्ज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन अगर आप इसके पोल वाले भाग को देखें तो पोल वाले भाग में थोड़ा सा फ्लैटर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है। तो यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इट हैज़ अ बल्ज एट द इक्वेटर। दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द
Earth. The second force that was suggested by Alfred Wegener, the tidal force, is due to the attraction of the moon and sun. सन और मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ओशन वाटर में टाइड्स आता है, और उसी टाइडल फोर्स को उन्होंने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग और मूवमेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फोर्स के लिए, या उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल फोर्स माना। हालांकि वेगनर के इन दोनों फोर्सेस को साइंटिफिकली रिजेक्ट कर दिया गया। इस प्रकार का फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि वो बड़े बड़े लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करे या उन्हें मूव कर सके या एक प्रकार का मूवमेंट जनरेट कर सके वहाँ पे। वेगनर बिलीव्ड दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियन ईयर्स। उनका यह भी कहना था कि इस प्रकार के फोर्स बहुत लंबे समय तक जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। इन दोनों फोर्सेस को आप इस स्लाइड के द्वारा और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए। दो प्रकार की फोर्स की बात हो रही है, एक है पोलर फ्लीइंग फोर्स एंड द सेकेंड वन इज टाइडल फोर्स। तो पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड द पोलर फीलिंग फोर्स, द continuous drift was equatorwards. The polar feeling force is due to increase in centrifugal force. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कुलर बॉडी में दो प्रकार का फोर्स लगता है, एक होता है सेंटर की और एक होता है सेंटर के बाहर की ओर। तो जो सेंटर की ओर लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और जो सेंटर के बाहर की ओर लगता है उसे क्या बोलते हैं? centrifugal force. From poles towards the equator, as the earth is not perfectly round but there is a bulge at the equator. और टाइडल फोर्स के कारण, जो कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण जनरेट होता है, द कंटिन्यूड ड्रिफ्ट वाज वेस्टवर्ड। टाइडल करेंट्स आर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून। अब आप देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल भी लास्ट स्लाइड में हमने बताया कि फोर्स का दो डायरेक्शन था, दो प्रकार के फोर्स थे। फर्स्ट वन इज पोलर फीलिंग फोर्स एंड द सेकेंड वन इज टाइडल फोर्स। तो पोलर फ्लीइंग फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो कॉन्टिनेंट्स का जो ड्रिफ्टिंग दिखता है वो हमें किधर की ओर दिखता है? नॉर्थ की ओर दिखता है। और टाइडल फोर्स के कारण कॉन्टिनेंट्स का जो ड्रिफ्टिंग दिखता है वो किधर की ओर दिखता है? वेस्ट की ओर दिखता है। तो ड्रिफ्टिंग दो डायरेक्शन में हुआ, याद रखिएगा, एक हुआ नॉर्थ की ओर, एक हुआ वेस्ट की ओर। नॉर्थ की ओर जो ड्रिफ्टिंग दिखता है वो पोल फ्लीइंग फोर्स के कारण, और वेस्ट वार्ड डायरेक्शन में जो ड्रिफ्टिंग दिखता है वो टाइडल फोर्स के कारण हमें जनरली दिखता है। अगर आप कॉन्टिनेंट्स के अगर रिलेटिव पोजीशन को देखें तो आप इस स्लाइड के द्वारा और अच्छे तरीके से कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के रिलेटिव पोजीशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज से 225 मिलियन ईयर्स एगो आपको कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का रिलेटिव पोजीशन कुछ यूँ दिखेगा। अगर 150 मिलियन ईयर्स एगो देखें तो दो भाग में ब्रेकअप दिख रहा है। यहाँ पे सदर्न पार्ट में गोंडवाना लैंड, नॉर्दर्न पार्ट में लॉरेशिया, और इसके बीच में शैलो वाटर बॉडी के फॉर्म में हमें टेथेसी का प्रेजेंस दिख रहा है। यहाँ पे 100 मिलियन ईयर्स एगो देखें तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का क्लियर कट यहाँ पे आपको स्प्लिट दिख रहा है यहाँ पे, और ये वेस्ट की ओर ग्रेजुअली वो ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ। और वेस्ट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट वार्ड ड्रिफ्ट के कारण ही इन दोनों के बीच में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो एस शेप लाइक अटलांटिक ओशन का क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखता है यहाँ पे। तो इस डिस्कशन में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, उसके वेरियस साइंटिफिक एविडेंसेस के बारे में, लाइक जुंटा पोजीशन, रॉक्स ऑफ सेम एज, टीलाइट के बारे में, फॉसिल्स के बारे में, प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में, और किस प्रकार के फोर्स, पोलर फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स को हमने कॉन्टिनेंट्स के वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड मूवमेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल इफेक्टिव फोर्स की तरह डिस्कस किया। आई होप इस डिस्कशन से जो भी हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हुए होंगे। फिर भी किसी प्रकार के डाउट्स को अगर आपके दिमाग में आते हैं या आपके पास आते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें। मैं सभी डाउट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो।